हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट किया। मतलब ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही चल रहा है। पहले मैग्नेटिज्म आया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब कि वो मैग्नेट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि वो वोल्टेज कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुई ना, वो आया। उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने स्टडी किया। वहां पर से हमने लास्ट टॉपिक वो ऐसी जनरेटर पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। फिर बाद में उस अल्टरनेटिंग करंट को भी हमने पीएचडी कर दिया, उसका मतलब कि पूरा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट पे पढ़ लिया कि उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर, उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस किस टाइप टाइप की मतलब प्रोसेस होती है करंट। या फिर बाद में हमने वो लास्ट में ट्रांसफार्मर भी पढ़ा। ठीक है, हमने वो एलसी ऑसिलेशन और वो सब उसमें पढ़ा। तो अब टाइम हो गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा, और उन दोनों ने एक दूसरे को प्रोड्यूस किया है वो भी पढ़ा। ठीक है। हाँ, एक चीज है कि हमने ये पढ़ा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले सेशन में, उसमें तो मैं ये भी प्रूव करूंगा, मतलब कि एक साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव किया, मैक्सवेल ने, हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे दैट इट इज नॉट ओनली करंट विच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट ही नहीं है जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर अगर आपके पास करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या ये चैप्टर है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम शॉर्ट में ईएम वेव भी बोलेंगे। ईएम, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एम फॉर मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स। ओके। वेव which consist wave which consists of both electric field electric field as well as magnetic field। ओके। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक है बच्चों, ये हायर स्टडीज में आपको आएगा। यहाँ पर तो हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके बच्चों इस वेव्स के ऊपर, मतलब कि एंटेना और कम्युनिकेशन की तो पूरी इंजीनियरिंग की ब्रांच बन सकती है। एंटेना नाम का एक सब्जेक्ट है जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने में आएगा, सब्जेक्ट पूरा बन सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना वास्ट टॉपिक है। हम तो सिर्फ इसका मतलब कि ओशियन में से या पूरे सागर में से हम एक बाल्टी पानी जितना ले रहे हैं। हमें बहुत छोटा सा डिस्कशन करना है क्लास 12 में इसका। ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो यही है, हम अगर यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के जाए तो हायर स्टडीज में भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि इसके एग्जांपल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी है। देखो, आपने शायद सुना होगा रेडियो वेव। देखो, रेडियो वेव कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव भी कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वो भी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अरे, और तो और ये विजिबल रेज, ये भी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। यूवी, यूवी रेज, यूवी का मतलब पता है? युवराज सिंह नहीं बच्चों। अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, वो भी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? एक्स रेज बच्चों, एक्स रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अरे गामा रेज, गामा रेज, दिस ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छी तरीके से इसको लाइन में याद रखना। ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा,
These all are nothing but electromagnetic waves. Okay, how they generate? By continuously changing electric and magnetic field. ठीक है, देखो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, EM wave can be generated. EM wave can be generated by continuously changing electric field, continuously changing electric field and magnetic field. इन दोनों को चेंज करके जो वेव प्रोड्यूस होती है, हमने बच्चों एलसी ऑसिलेशन में देखा था कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा था। हाँ, तो वहां पर हम कंटिन्यूअसली ऐसा कर रहे थे ना, तो वहां पर क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी वेव जनरेट होगी। ठीक है बच्चों, अब तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो हमारा डेली डे लाइफ का यूसेज हो गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम हर रोज इसको यूज करते हैं। फोन में जो वेव्स होती है वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। माइक्रोवेव ओवन में वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मेडिकल में जो एक्सरेज होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हम जिस वेव से देख रहे हैं, मतलब कि ये लाइट, बच्चों लाइट भी कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी वेव्स कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड, देखो पहले जब ये जो ब्लूटूथ आया उससे पहले जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो किससे हो रहा था? इंफ्रारेड से। रेडार किससे चलता है? रेडियो वेव से, रेडियो वेव। ठीक है, माइक्रोवेव। मतलब कि सारी वेव्स का अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आने वाले फ्यूचर में तो इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जानना ये क्या है, ये बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहले हम देखेंगे कि कैसे जनरेट करते हैं। तो पहले एक दिमाग में डाल लो कि इसको कैसे जनरेट किया जाता है। बाय कंटिन्यूअसली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करे या ऐसा हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे करे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करे, या जनरेट हो भी सकता है या नहीं, ये कैसे पता चला? तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है, आप हेडिंग डाल दो, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अच्छा, आपने पहली बार नाम सुना है सर? डिस्प्लेसमेंट तो मैकेनिकल क्वांटिटी थी, उसके साथ करंट भी आता है क्या? ऐसा भी करंट होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब तक तो हमने कंडक्शन करंट पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या बात है, आज तो नया कुछ सीखने को मिल रहा है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों क्या है ये डिस्प्लेसमेंट करंट? ओके, ये कहाँ देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं ऐसा बोल दूं, दिस करंट observed by scientist मैक्सवेल। बच्चों प्लीज, हाँ, मैं ग्लेन मैक्सवेल वो क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ग्रेट। इतने ग्रेट कि इन्होंने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की थियरी को, मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए, इतना एक्सपेरिमेंट नहीं, थियोरेटिकल वर्क से कितने ज्यादा साइंटिस्ट को ऐसा बोला था कि ये थियरी रॉन्ग है, ये थियरी रॉन्ग है, इसमें थोड़ा कम हो रहा है, ये फॉर्मूला है वो भी इनकंसिस्टेंट है, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को बोला था। और बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि 3 या 4 महीने से पढ़ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ 4 इक्वेशन बनाई। 4 इक्वेशन मतलब कि उनको स्टडी करके ऐसा बोला कि सिर्फ 4 इक्वेशन से पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी जा सकती है। सिर्फ 4 इक्वेशन से। गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है, फिर एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने पढ़ा ना,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कौन सा? एम्पियर सर्किटल लॉ और ये फैराडे लॉ। ठीक है, आज जो हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो एम्पियर में हम देखेंगे। ये करंट आया मतलब कि एम्पियर तो आने वाला है होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट मैक्सवेल, या ऐसा लिखे कि फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट मैक्सवेल बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्जिंग या तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। देखो ये मैंने जो आईएनजी लगाया है, चार्जड नहीं लगाया है, चार्जड नहीं बच्चों, डिस्चार्जड भी नहीं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर आता है? आईएनजी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इज इन कंटिन्यू, मतलब प्रोसेस इज कंटिन्यूड, ओके, इट इज नॉट कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये करंट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्जर्व हुआ। कब? जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। जब ये कैपेसिटर क्या हो रहा था बच्चों? चार्ज हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर प्लस 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 चार्ज आ रहा था और यहाँ पर माइनस माइनस, मतलब कि यहाँ से प्लस क्यू ऐसे अंदर जा रहा था और यहाँ से क्यू बाहर निकल रहा था, इसीलिए तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। जब चार्ज हो रहा था तब यहाँ पर क्या देखने को मिला? डिस्प्लेसमेंट करंट। किसको देखने को मिला? मैक्सवेल। ठीक है, एक्चुअली तो उन्होंने कुछ दूसरा ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस वर्ड को लाया। कौन सा? करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई मानने को तैयार, मतलब कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जो मतलब कि हम देखिए, हम उन साइंटिस्ट की तरह इतना बड़ा बड़ा तो नहीं सोच सकते। ठीक है तो क्या है कि कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए, उसके लिए उन्होंने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को। ठीक है, देखिए ये जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, इस सेल फॉर एग्जांपल सोचो कि इसका वोल्टेज भी है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो आईसी है। आईसी का मतलब क्या? आईसी का मतलब कंडक्शन करंट। आईसी का मतलब क्या है? कंडक्शन करंट। इसका फॉर्मूला है dq/dt। ठीक है, समझ में आया? और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ आईसी 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 पर प्लेट के अंदर जाके वो आईसी अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किसमें? आईडी में। इसमें कन्वर्ट कर देगा आईडी में। आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं भटका हूँ, आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि सर अभी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे वेव के बारे में क्या क्या बोल रहे थे और अभी करंट, मतलब कि ऐसा बोरिंग से आप डिस्कस कर रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं भटका हूँ, ध्यान से सोचना, अच्छी तरीके से देखना इसको। यहाँ पर वायर में आईसी फ्लो हो रहा था, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 था। ठीक है, और यहाँ आईडी है तो कंडक्शन करंट 0 है। ठीक है, एक आप अपने दिमाग में जो आपने अब तक भर रखा है उसको भूल जाओ कि सिर्फ चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से करंट होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से भी करंट आ सकता है, समझ में आया कि नहीं? और उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से। बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करोगे, जब चेंज इज द मेन वन। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ईएमएफ या वोल्टेज या करंट, कुछ भी बोल दो, वो तब ही जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक, मतलब कि कुछ मैग्नेट वाला चेंज हो तभी इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेट हो। तो यहाँ पर भी बच्चों इन्होंने मतलब कि एक ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉज के, मतलब कि
जो नेचर्स होते हैं उनको ही उन्होंने अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अगर हम ऐसा बोले कि a इक्वल्स टू बी, अगर a इक्वल टू बी हो सकता है तो इसका मतलब b इक्वल टू a हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले ऐसा सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, पहले तो उनको ऐसा मतलब कि ऐसा सिर्फ आइडिया ही आया था, बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, ठीक है, और फिर इस्टेब्लिश भी कर दिया कि नहीं देखो, और उस इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही बच्चों आप आज मोबाइल्स, फोन्स और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन और वो सब आप एंजॉय कर रहे हो, आप नहीं हम। ठीक है, तो बहुत थैंकफुल होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को। चलिए, क्या मैं डिस्कस कर रहा था कि आईसी कंडक्शन करंट, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। आईसी जब होगा तब आईडी नहीं होगा, आईडी जब होगा तब आईसी नहीं होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट तभी मिलेगा जब ये कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा हो या तो डिस्चार्ज हो रहा हो। इट्स वेरी सिंपल, देखो करंट तभी फ्लो होगा जब चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा हो। हमने एसी में देखा कि कैपेसिटर को डीसी पसंद नहीं है, मतलब कि थोड़ी देर में वो चार्ज होके बाद में वो ऐसा बोलेगा कि नहीं भैया मेरे पास भी वोल्टेज वी है, तो मुझे प्लीज तू चार्ज मत भेज, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ अगर करंट जीरो हो गया तो यहाँ भी करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो एक दूसरा कंफ्यूजन भी था, दूसरा कंफ्यूजन क्या था, यही कि व्हेन वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर एट दैट टाइम कंटिन्यूटी ऑफ द करंट का थोड़ा सा क्वेश्चन था। शायद आपको भी कैपेसिटर लर्न करते टाइम थोड़ा सा आया होगा कि अगर मैं यहाँ देखो एसी चल रहा था ना, इसलिए मेरे दिमाग में अभी भी एसी चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डीसी लगा दूं तो ये करंट है, तो देखो यहाँ से फिर यहाँ तो बीच में कुछ नहीं है और यहाँ से आ रहा है, तो कंटिन्यूटी तो नहीं है ना, तो वो मतलब कि क्वेश्चन था। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला हम ऐसा सिंबलाइज करके ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट ने आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। देखिए अब आईसी डिस्प्लेसमेंट करंट, आईसी फिर से, और ये वोल्टेज वी, यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। बच्चों आईसी मतलब क्यू इधर आ रहा है, क्यू इधर आ रहा है मतलब यहाँ से क्यू जा रहा है, तो पहले ये न्यूट्रल थी, क्यू गया तो ये नेगेटिव हो गई। ओके कोई बात नहीं। चलिए अभी मैं कब का बोल रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ हुआ इन्होंने बोला, ठीक है, तो क्या मैं बोलूंगा और मतलब कि ऐसे अगर बोलेंगे तो मानेंगे क्या, नहीं। हमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हमें पता चले कि हाँ वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट रियलिटी में कैसे पता चला कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक नीडल को रखा गया, ठीक है, ऑब्वियस है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, क्यों, वाई, वेरी सिंपल, ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी देखो ऐसा मानो कि हमें पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ भी पता नहीं, फिर यहां पर उन्होंने एक नीडल को रखा, सोचो यहां रखा, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, बट with your me and the whole world surprise here deflection observed। यहां पर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। बच्चों अच्छी तरीके से याद रखना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन b bar dot dl bar is equals to mu 0 सिग्मा i enclosed। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो यहां पर ये जो है सिग्मा i enclosed, सोचो कि हम एक लूप यहां पर ले, देखे, ठीक है, तो इसके अंदर आई एनक्लोज तो है ही ऑलरेडी, आई एनक्लोज इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके अंदर करंट एनक्लोज है।
लेकिन यहां पर ये तो अभी हमने आईडी अभी हमने बोला, लेकिन उस टाइम पर क्या यहां पर कोई मानता था यहां पर कोई करंट है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम ऐसा मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, ये लूप ले लो, लूप नंबर 1, ठीक है, और ये ले लो लूप नंबर 2। ओके, इन केस ऑफ लूप 1, किसके केस में? लूप 1 के केस में, देयर इज some enclosed current, enclosed current, okay, therefore it produces magnetic field। ओके, चलो ये बात भी आपके दिमाग में चली गई। ये क्या होगा, therefore it produces a magnetic field and Ampere's law satisfied, Ampere's law satisfied। ओके, एम्पियर्स लॉ भी सेटिस्फाई हो गया और आप सब भी सेटिस्फाई हो गए। एम्पियर्स लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो सिग्मा आई, ठीक है। तो ये आई नॉन जीरो था, म्यू जीरो तो नॉन जीरो है ही, एल डी एल मतलब कि ये पूरा ऐसी लेंथ, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। इन केस ऑफ लूप 2, कौन सा केस बच्चों, लूप 2 के केस में। लूप 2 कहां पर है बच्चों, ये है लूप 2, ये कौन है, लूप 2, ठीक है। क्या मैं यहां पे फिर से ड्रॉ कर दूं, देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, उसको चार्ज किया जा रहा है, देखो चार्जिंग शुरू है, याद रखना, यहाँ आईसी, और यहाँ पर क्या लिया, लूप नंबर 1, और यहाँ पर क्या लिया, लूप नंबर 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ लूप 2 हियर नो enclosed current, नो enclosed current, क्यों, करंट एंक्लोज तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको, क्यों कैपेसिटर के बीच में कोई करंट होता है, नहीं होता। ओके, बट ओके, देयरफॉर पहले तो देखो ये नो एंक्लोज करंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल ने यही बोला कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर ये जो है बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू जीरो, कोई करंट एंक्लोज नहीं है, देयरफॉर बी इक्वल्स टू जीरो टेस्ला, कैसे, थियोरिटिकली, ठीक है। पर बच्चों मेन चीज क्या है कि नेचर कभी झूठ नहीं बोलता, बट मैग्नेटिक नीडल, बट मैग्नेटिक, मैं ये क्या लिख रहा हूं, बट मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है, शोज डिफ्लेक्शन, कहां पर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore there must be non-zero magnetic field, there must be non-zero magnetic field, ठीक है। इसका मतलब वहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, therefore Maxwell think that something is missing in Ampere circuit,
लॉ। ओके, सर्किटल का सॉरी मैंने यस लिख दिया, वेरी सॉरी एक्सट्रीमली। एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ इज इनकंसिस्टेंट। उन्होंने ऐसा सोचा कि या तो कुछ टर्म मिस हो रही है उस लॉ में, या तो वो लॉ कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। लॉ किसे बोला जाता है, जो सभी जगह पर वैलिड हो। बच्चों इस लॉ को भूलना मत, इस लॉ को यूज करके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल और इक्विपमेंट बनाए हैं, ठीक है, और वो सब वर्क भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हम डायरेक्टली बोल सकते कि वो रॉन्ग है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ चीज उसमें मिस हो रही है। अभी क्या चीज मिस हो रही है, तो उन्होंने ऐसा दिया स्टेटमेंट कि इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई सी प्लस समथिंग, कुछ टर्म मिसिंग है। ओके, दिस मिसिंग टर्म, दिस missing term is called displacement current। अच्छा, ऐसे भी किसी को भी मिस कर दो, मिसिस में से मिस नहीं, वो नहीं, ठीक है। तो किसी को भी मिस कर दो तो क्या उसका नाम डिस्प्लेसमेंट रख दोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नाम क्यों उसका डिस्प्लेसमेंट करंट रखा, ठीक है, उसको क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। बाद में जब ये प्रूव हो गया कि नहीं ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो लॉ ऐसा बन गया, देखिए बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी, ठीक है। फिर इसको नया नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। पहले वो एम्पियर ने ही बोला था ऐसा, फिर बाद में थोड़ा करेक्शन किया ना। अभी इस आईडी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। एम्पियर मैक्सवेल लॉ समझ में आया, आईडी का इक्वेशन भी डिराइव करते हैं, सब कुछ करते हैं। आइए पहले तो ये प्लेट ले लेते हैं, ठीक, फिर दूसरी प्लेट ले ली, ओके। और ये क्या हो रहा है, चार्जिंग। तो इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इधर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। चलो आपको समझ में आ रहा है इसना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और बच्चों ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है। क्यों, मैंने बोला था कि ये कब देखने को मिला, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हर बार नहीं देखने को मिला, सिर्फ उसी टाइम पर देखने को मिला जब ये चार्जिंग हो रहा था या तो ये डिस्चार्जिंग हो रहा था। सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर ही डिफ्लेक्शन मिला। बच्चों जब चार्ज्ड था कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, एट दैट टाइम देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दिस, ठीक है, इनके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हुआ। देखो जैसे जैसे चार्ज होता है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q, सोचो इसका एरिया कितना है A, इसका एरिया भी कितना है A। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन A। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, बिल्कुल मत सोचना। क्यों, देखो इसको माइनस क्यू कर देता हूँ, क्योंकि एक प्लेट का अगर हम सोचते हैं तो वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होता है, दूसरी प्लेट का भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। और सिग्मा का मतलब क्या है, क्यू अपॉन ए, तो मतलब कि ये क्या हुआ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो हुआ, ठीक है। अच्छा चलो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो हुआ, और ये कब डिटेक्ट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो आप बोलोगे यस इट गेट डिटेक्टेड व्हेन देयर इज अ चार्जिंग एंड अ डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर Q की वैल्यू चेंज होती रहती है, और जब Q चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट, ओके चलो मैं सॉरी मैं डायरेक्टली देयरफॉर नहीं लिखूंगा, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग करो या फिर डिस्चार्जिंग करो, Q ऑन प्लेट्स चेंज,
ओके, समझ में आया? Therefore E changes. Okay, and needle deflects. इसको तो कैसे भूल सकते हैं? कौन सी? मैग्नेटिक नीडल. Therefore we can conclude that बहुत बहुत important result. We can conclude that changing electric field. अच्छा, मैं इसको दूसरे पेन से लिखूंगा, याद रखना अच्छी तरीके से. क्या? We can conclude that changing electric field, में इसको E लिखूंगा, produces magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन उस टाइम पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करने का एक ही कारण हम जानते हैं, और वो है करंट. करंट लाए तो जाने, लेकिन इनके बीच में करंट तो है नहीं. क्या करे क्या करे, तो इन्होंने फिर ऐसा किया. कैसा? देखो, फ्लक्स. फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई ए होगा. फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए. ई ए मतलब कि ई ए कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मतलब कि यहाँ पर तो हम ई ए लिख सकते हैं. क्यों? देखो, ये जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, तो थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 0. ओके, अभी ई का फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू ए, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, चलो ए को शायद मैं ऐसा बोलूं कि कट कर दो. चलो, तो डी फाइव बाई डी टी. अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं डी फाइव बाई डी टी, तो क्या होगा? 1/एप्सिलॉन 0 डी क्यू बाई डी टी, ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिकली. हाँ बच्चों, मैथमेटिकली. तो समझ में आ रहा है ना आपको? देखो, मैंने ई ए में से देखो ये कट कर दिया, तो एप्सिलॉन 0 इंटू डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या मिला? डी क्यू बाई डी टी. अभी बच्चों, डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी का मतलब करंट होता है, और यह करंट कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट. बहुत बढ़िया, भूलना मत. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पूरा एम्पियर्स लॉ लिखना चाहे, तो वो μ0 IC प्लस एप्सिलॉन 0 डी फाइव बाई डी टी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी ये क्या होगा? करंट ही हुआ ना. समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? ये क्या हुआ? करंट. सो दिस इज नथिंग बट द प्योर फॉर्म और कंप्लीट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, या तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ. तो यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट करंट के मतलब कि इंट्रोडक्शन से ही ये पता चला. क्या पता चला? दैट we can generate magnetic field because of electric field, changing electric field. और देखिए, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ये प्लस था, ठीक, यहाँ पर ये क्या था? माइनस था. ठीक है, ये ऐसा ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा था. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी, वो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो बुक से बाहर निकल के आएगी, और यहाँ पर अंदर. बच्चों, यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बाहर है और यहाँ पर अंदर. ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन में बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड की. और इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और एक वर्ड में ये ऐड करना चाहूंगा, ऑलवेज. कौन कौन? ई एंड बी. हमेशा वो डिफरेंट डिफरेंट ई एंड बी आप नहीं ले सकते. आप कौन सा ले सकते हो कि ई को चेंज करने से जो बी प्रोड्यूस हुआ, या तो बी को चेंज करने से जो ई प्रोड्यूस हुआ वो.
अच्छा, बी को चेंज करने से ई प्रोड्यूस हुआ। देखो फॉर एग्जांपल एक लूप है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, और वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो लेंज लॉ क्या कहता है? इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो सोचो कि एक वायर है, ये वायर ही है, ये वाला, ये क्या है? वायर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? क्यों करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे? देखो मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दी, चलो भूल जाओ। मैंने वो लेंस लॉ अपोज करने की ट्राई करता है, तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है, अच्छा चलो फिर से बोलता हूं, ये लूप है पूरा, ठीक है, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो लेंस लॉ क्या कहता है कि करंट इंड्यूस होगा, या करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करे। मतलब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को अपोज करे, मतलब कि इंक्रीज करने की ट्राई करे। तो इस लूप में करंट, ये लूप आपको दिख रहा है, इस लूप में करंट इस तरह फ्लो होगा कि करंट यहाँ पर इंक्रीज हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो। तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो करंट अगर आप इस तरह से फ्लो करवाते हो, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो करवाते हो, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसको क्या करेगा? इंक्रीज। अब करंट इधर फ्लो होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इससे अपोजिट, आपको पता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए ना। और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ओके, और दोनों जो जनरेट हुए हैं दोनों एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों एक दूसरे को कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। और इन दोनों के ऑसिलेशन की वजह से जो जनरेट होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, ठीक है। आज तो बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।